गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार सैनी देवश्री विद्याश्रम ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्माइल प्रोजेक्ट के तहत हमने अभी तक 4 पेपर की स्टडी कर चुके हैं। आज हम पेपर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, तो आप सभी ध्यान से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में और अपने जितने भी नोन हैं उन सबको इस चैनल को शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। हम पेपर नंबर 5 देखते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 प्रायिकता से रिलेटेड है। प्रायिकता का एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन हमारे पास में, यदि पी ई नहीं, ये जो बार लगाते हैं इसका मतलब नहीं होता है 0.91, तो पी ऑफ ई ज्ञात करो। क्वेश्चन 1 नंबर का हमारे पास में, यदि पी ऑफ ई बार नहीं, इसको बोलते हैं नहीं के लिए और ये यस के लिए। तो देखते हैं, पी ऑफ ई बार इक्वल टू इन्होंने दिया 0.91 और पी ऑफ ई क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, ये लिखने से आपके एग्जामिनर पे इम्प्रेस आता है कि बच्चे को नॉलेज है। हम जानते हैं कि पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इक्वल टू 1। किसी घटना के घटित होने नहीं होने का योग कितना होता है, 1। तो घटना घटित होने के लिए ज्ञात करना है और ये नहीं दे रखा है, तो P ऑफ E हमें ज्ञात करना है और इसकी वैल्यू दी है अपने को 0.91 इक्वल टू 1। नंबर एक तरफ करेंगे, P ऑफ इक्वल टू 1 माइनस, जैसे ये इधर गया माइनस का, तो 1 में से हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है। देखो बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट गलत करते हैं, तो जब भी माइनस करने हो तो जो माइनस करने वाला पोर्शन है वो नीचे रहेगा। तो 0.91 और ये 0, तो इधर से लिया 10, फिर इधर गया 10, 10 माइनस 1 9, ये 9 हो गया 0 और ये 0, तो 0.09। तो ये हमारे पास में है किसी घटना घटित होने के लिए। अतः P ऑफ E कितना आया, 0.09। P ऑफ E बार नहीं, इसे बोलते हैं नहीं, और ये हाँ। तो घटना घटित नहीं होने के लिए और घटना घटित होने के लिए दोनों का योग कितना होता है, 1। इसमें से हो सकता है अपने को इसका मान पूछ ले, ये दे दे, या ये पूछ ले, ये दे दे, तो दोनों में से कोई एक वैल्यू देगा, एक अपने से पूछेगा। तो इसके पहले रखना है, तो इसको इधर गया माइनस का गया, 1 में से इसको माइनस किया, तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वर्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए। ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो 70 डिग्री के कोण पर, परस्पर झुकी हो, जो 70 डिग्री के कोण पर परस्पर झुकी हो। रचना से संबंधित क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 14 का 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त लेना है, उसके ऊपर 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है। हम जानते हैं कि वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, जो कितने डिग्री के कोण पे झुकी हो, 70 डिग्री के कोण पे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त बनाया, 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाया। अब ये क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि स्पर्श रेखाएं 70 डिग्री के ऊपर झुकी हुई, जो दोनों स्पर्श रेखा होगी वो 70 डिग्री के कोण पे झुकेगी। तो ये इसको केंद्र दिया, ये ए। अब वो 70 डिग्री के लिए बोल रहा है, तो चक्रीय चतुर्भुज या चतुर्भुज, ये आपको सॉल्यूशन में दिखा के आना है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग
360 डिग्री होता है। तो केंद्र पे कितना बनेगा वो अपने को निकालना है, यानी ओ पे कितना बनेगा, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ओ प्लस कोण पी बराबर 360 डिग्री। तो त्रिज्या स्पर्शिका के साथ 90 डिग्री कोण बनाती है, तो ये और ये 90 डिग्री होगा। तो कोण ए 90 डिग्री, कोण बी 90 डिग्री, ये हमें ज्ञात करना है। और इसके लिए बोला है कि कितनी डिग्री पे झुकी हो, 70 पर, बराबर 360। तो ये हो गया 90 90 180 और 180 प्लस 70 प्लस कोण ओ बराबर 360। तो ये हो गया हमारे पास में 250 प्लस कोण ओ बराबर 360। तो कोण ओ कितना आ गया, 360 माइनस, उधर जाते माइनस का हो गया, तो कोण हो गया 110 डिग्री। तो इस बिंदु ओ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 110 डिग्री का। तो 110 डिग्री का कोण बनाना है इसके ऊपर। तो यहाँ पर 110 डिग्री का कोण बनाएंगे, ये 110 डिग्री, तो ये इसको देंगे बिंदु बी। अब हमें क्या करना है, बिंदु ए और बिंदु बी दोनों पे 90 डिग्री बनाना है प्रकार से, क्योंकि स्पर्शरेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है, त्रिज्या स्पर्शरेखा के साथ 90 डिग्री कोण बनाती है। तो ये यहाँ से यूँ, ये और फिर यहाँ से 90 डिग्री का कोण आपको बनाना आता है, खूब हमने बचपन में पढ़ा है। तो ये जहाँ दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को आके काटेगी वो होगा कोण, फिर जो ऑटोमेटिक जब आप उसे नापोगे तो कितना डिग्री आएगा, 70 डिग्री। तो ये जो दोनों सम्मुख कोण उनका योग होता है 180 डिग्री। अगर क्वेश्चन एग्जामिनर आपको देखे 70 डिग्री पे झुकी है तो केंद्र पे बनेगा 110। अगर यहाँ बोलता है 60 डिग्री तो यहाँ बनेगा 120। तो ये हमने निकाल के दिखाना है, ये हमें स्पष्टीकरण में दिखाना है कि ये 110 आपके कहाँ से आया। ये 2 नंबर का पोर्शन हो गया। उसके बाद में वही रचना वाला पार्ट, रचना आपको लिखनी है। सर्वप्रथम 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त खींचा। फिर क्या पार्ट 2 में आपको ये वाला पोर्शन दिखाना अपने को, स्पष्टीकरण जो हमने 110 डिग्री कैसे आया। फिर यहाँ लिखेंगे केंद्र पर 110 डिग्री का कोण बनाया। 3 में लिखना है बिंदु स्पर्श बिंदु पर ए व बी पर 90 डिग्री बनाया। 4 जहाँ दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को काटती है, उसे बिंदु P अंकित किया। अतः इस प्रकार PA व PB स्पर्श रेखाएं प्राप्त हुई जो 70 डिग्री के कोण पर झुकी है। अतः PA बराबर PB, तो ये दोनों बराबर होगी, क्योंकि वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर। तो ये करके पूरा कंप्लीट 3 नंबर का पार्ट होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाएंगे। उसके बाद में केंद्र पे 110 डिग्री बनाना है। केंद्र पे 110 डिग्री बनाने के बाद में बिंदु ए और बी दोनों पे 90 डिग्री बनाना है ए की तरफ, और जहाँ दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटेंगे उसको देना है बिंदु पी, और बिंदु पी को ए और बी से मिलाना है। तो ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर होगी और कितने डिग्री के कोण पे झुकेगी, 70 डिग्री के कोण पे। 3 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। रचना का 14.1 और 14.2 में से दोनों में से एक नंबर या तो स्पर्श रेखा या अंतर्गत या परिगत वर्त में से कोई एक क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अर्धवर्त में बने कोण का मान लिखो। 1 नंबर का क्वेश्चन है, अर्धवर्त में बने कोण का मान लिखो। अब आंसर तो इसका सिंपल सा है, छोटा सा है कि अर्धवर्त में बना कोण, अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है। एक बार देख लेते हैं। अब ये आधे वर्त की बात करते हैं, ये इसकी, तो ये कोण, ये ए पी बी, तो ये जो कोण ए पी बी है ये कितना होगा, 90 डिग्री।
अर्धवर्त का कौन समकोण होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि केंद्र पर जो कोण बनता है वो वर्त की परिधि के शेष भाग पर बनने वाले कोण का दुगना होता है। अब ये कोण ए ओ बी क्या है? 180 डिग्री, सरल कोण है। अब ये 180 डिग्री, तो ये कितना हो गया? 90। तो कोण ए पी बी बराबर 180/2। तो कोण ए पी बी कितना आ जाता है? 90। क्यों? केंद्र पर अंतरित कोण वर्त की परिधि के शेष भाग का दुगना होता है। तो अगर यहाँ पे 100 डिग्री बनता है तो यहाँ 200 बनेगा, यहाँ 200 है तो यहाँ पे 100 डिग्री हो जाएगा। तो 1 नंबर का पार्ट है, तो ये 1 नंबर में तो ये इतना सा लिखना है कि अर्धवर्त में बिना कोण समकोण होता है, लेकिन कभी कभी प्रमेय आ जाती है कि सिद्ध करो अर्धवर्त में बिना कोण समकोण होता है, तो उसके लिए अपने को ये कंप्लीट प्रोसेस करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 245 व 2053 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो। देखना, चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन है। जहां भी आपको क्वेश्चन में सबसे बड़ी, बड़ी से बड़ी, अधिक से अधिक, अधिकतम, महत्तम, ये सब वर्ड दिख जाए, वहां पे क्या निकलता है? हमेशा HCF। तो एक क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या प्राप्त होता है? 5। तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? दोनों में से 5 माइनस कर देंगे। तो ये हो गया 240 और ये हो गया 2048। अब इन दोनों वर्ड का हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो यहाँ पर मैं HCF निकाल रहा हूँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अतः आप अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो। तो 2040 व 2048 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करने पर आपके पास में ऑप्शन है, आप यहाँ से इसका मान अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं और यूक्लिड से भी निकाल सकते हैं, जो आपको बेटर लगे उससे कर सकते हैं। तो यूक्लिड क्या बोलता है? दोनों में से बड़ा नंबर कौन? तो हमें क्या करना है? बड़े नंबर को इधर करना है। स्टेप 1 ले लेता हूँ मैं। बड़ा नंबर इधर, छोटा नंबर इधर। अब इस छोटे नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि या तो 2048 है, इससे कम है, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर मैं 10 से करता हूँ तो 2400 होता है, जिससे ज़्यादा हो जाता है। मैं एक बार इसको 240 को 8 से गुणा करके दिखाता हूँ। 240 को 8 से गुणा किया, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 17 18 19 आया। एक बार 9 से करके देख लेते हैं। 0 9 चौक 36, 9 दूनी 18 और 3, तो ज़्यादा हो रहा है 9 पे। तो हमने कितना लिया? 8 से गुणा किया। अब 8 से गुणा करने पर हमारे पास में आता है 1920। फिर भी इससे कम है। कितना कम है? तो 2048 में से 1920 गया तो 8 128। तो जितना कम उतना हमें क्या करना है? इधर प्लस करना है। जितना कम उतना क्या करना है? प्लस करना है। तो इस छोटे वाले नंबर को ऐसे नंबर से गुणा करेंगे कि या तो 2048 या जैसे इससे कम है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या किया? इसको 8 से गुणा किया। 8 से गुणा करने पे हमारे पास में आता 1920। फिर भी इससे कम है। कितना कम है? 128। जितना कम उतना अपने को क्या करना है? प्लस। स्टेप 2 देखते हैं। अब इन दोनों में से बड़ा कौन? 240। बड़े को इधर, छोटे को इधर। गुणा करते हैं 2 से। 2 से गुणा करूंगा तो 256 आएगा, जिससे ज़्यादा हो गया। तो किससे गुणा करेंगे? 1 से। अब 128 इससे कम है, तो कितना कम है? तो 240 में से 128 को माइनस कर दो, 2
1 112, तो ये हो गया 112। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब इनमें बड़ा कौन? 128। जो बड़ा है इसको इधर बराबर में छोटा 112, वही 1 से गुणा किया, 2 से करते पे ज़्यादा हो जाएगा। फिर कितना कम है? अब दोगे 6 और 2 से गया 1, 16। फिर बड़ा कौन? 112, 16 छोटा कौन? अब गुणा करके देखते हैं 16 को। 8 ये 8 से 48 हो गया, 8 1 8 4 12, 128 ज़्यादा हो गया। 7 से 6 5 42, 7 1 7 4 11। कितनी बार? 7 बार प्लस 0। तो कब तक करते रहते हैं? जब तक 0 नहीं आ जाता। अतः HCF 16। तो ये HCF नहीं पूछा, इसने पूछा तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या, अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या 16 है, जिसे विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त हो। एक देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 245 था हमारे पास में नंबर, हमने डिवाइड किया 16 से। 16 एकम 16, कितना बचा? 14 में से गया 8, 16 पंजे 80, तो कितना बच रहा है शेषफल? 5। तो इस प्रकार वह बड़ी से बड़ी संख्या 16 है, जिसके इन दोनों नंबर को विभाजित करने के बाद में प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचेगा? 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 16, जिससे विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचता है? 5। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। एक शंकु की त्रिज्या, 16वें चैप्टर से है। एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर व ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात करो। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूला लगाना है, मान रखना और आंसर। तो एक शंकु है जिन्होंने इनकी त्रिज्या दी अपने को 7, यानी r कितना? 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई दी है 5, यानी h कितना? 5 सेंटीमीटर। पहला पार्ट पूछा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r ब्रैकेट l प्लस r। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r ब्रैकेट l प्लस r। पाई का मान कुछ नहीं बोला, 22/7। r दे रखी है 7, l दे रखा है, l नहीं है हमारे पास में। r का मान कितना दे रखा है? 7। अब हमारे पास में l नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे? l निकालेंगे। तो त्रिक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। l बराबर क्या होता है? √r² प्लस h²। तो l बराबर क्या हो गया? r का मान 7, h का मान 5, तो l बराबर हो गया ये 49 प्लस 25, ये 9 5 14, 4 2 6 1 7। तो ये l बराबर हो गया हमारे पास में √74। तो इसको अगर अपन पॉइंट में लेना चाहेंगे तो 8 8 64, तो हो जाएगा 8.4 के आसपास। तो हमारे पास में त्रिक ऊंचाई क्या आई? 8.4, यानी l कितना है? 8.4। तो अप्रोक्स से इसको एक बार निकालने पॉइंटों में, ये कैंसिल हो गया, तो 22 और 8.4 प्लस 7 कितने हो गए? 15.4। तो इन दोनों को क्या करना, अपने को गुणा करना है। 15.4 पॉइंट हटाया, ये 10, 2 से किया 11, ये कम करो, इसको ये काटते नहीं, अपन पॉइंट लगा देंगे लास्ट में 10 से। तो 154 को 22 से गुणा कर लेते हैं। 154 गुणा 22, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 कम 2 3, वही 8 0 3 8 8। तो ये हमारे पास में आ गया
3388/10, तो इसका आंसर हो गया 338.8। अब जब भी क्वेश्चन में क्षेत्रफल बोले, कोई सा भी हो, वक्र पृष्ठ हो या संपूर्ण पृष्ठ हो, हमेशा लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 338.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल बोलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। आयतन बोलेगा सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। अब इसने आयतन भी पूछा है, तो शंकु का आयतन हमने पढ़ा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 7, ऊंचाई कितनी 5, आर 7 है, ऊंचाई 5 है, ये कट गया। 22 × 7 पंजे 35/3, इसको गुणा करके भाग करना है केवल, तो 35, ये हो गया 770/3 सेंटीमीटर क्यूब। डिवाइड करके देख लेना पॉइंटों में। अतः शंकु का आयतन 770/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसने हमसे एक तो वक्र पृष्ठ पूछा था, एक संपूर्ण पृष्ठ पूछा था, एक आयतन पूछा था। संपूर्ण पृष्ठ में फॉर्मूला था पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। तो हमारे पास में एल नहीं था, तो हमने पहले क्या किया, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई का फॉर्मूला लगा के एल का मान निकाला, फिर हमने संपूर्ण पृष्ठ निकाला। क्षेत्रफल पूछे सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर, आयतन पूछे सेंटीमीटर या मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध कीजिए वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से इंपॉर्टेंट पर में जो भी अपन ने रचना वाले में की थी सेम है। सिद्ध करो, ये 100% इंपॉर्टेंट पर में। सिद्ध करो वृत्त के बाहर, सिद्ध करो वृत्त के बाहर स्थित बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जिससे आपके सभी को बेनिफिट मिल सके। देखते हैं एक बार। एक वृत्त है, इसका केंद्र है ओ। एक यहाँ पर एक बाह्य बिंदु है वृत्त से बाहर, उसको ले लिया अपन ने P। तो वृत्त पर स्थित बिंदु वृत्त पर स्थित बिंदु 2 है, A और B। तो ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं खींची है अपन ने A और B, ये दोनों बराबर होती है, लंबाई अपने को सिद्ध करना है। तो इसको अपन ने मिलाया और रचना में लिख देंगे अपन केंद्र O को बाह्य बिंदु P से मिलाया। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गिवन। दे रखा है O वृत्त का केंद्र है, वह बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA व PB है। फिर अगला पार्ट आता है, सिद्ध करना है। जो क्वेश्चन में मैं बोला है, हमें सिद्ध करना है कि जो दोनों स्पर्श रेखाएं की लंबाई वो बराबर होती है, यानी हमें सिद्ध करना है PA बराबर PB। उसके बाद में रचना, हर स्टेप करनी है अपने को। तो रचना में करना है, इसको प्रमेय बोलते हैं। केंद्र O को बाह्य बिंदु P से मिलाया, केंद्र O को बाह्य बिंदु P से मिलाया। उपपत्ति प्रूफ करना है हमें।
देखते हैं, ध्यान से देखना। इधर हमारे सामने दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज हमारे पास में ए ओ पी और एक त्रिभुज हमारे पास में ए ओ बी। त्रिभुज ए ओ पी व त्रिभुज ए बी ओ पी में, बी ओ पी में दोनों त्रिभुज लिया हमने। एक त्रिभुज लिया हमने ए ओ पी और एक त्रिभुज लिया बी ओ पी। तो मैं सबसे पहले मैं बताऊँ कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर है, क्यों? ए की वर्त की त्रिज्या, ए की वर्त की त्रिज्या। दूसरा, ये कोण ए और कोण बी बराबर 90 डिग्री के हैं। कोण ए बराबर कोण बी 90 डिग्री। ये रीजन लिखना इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे। कारण क्या है? स्पर्शरेखा त्रिज्या के साथ, स्पर्शरेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। स्पर्शरेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तीसरा रीजन ओपी, ओपी दोनों में कॉमन है। ओपी बराबर ओपी कॉमन है, कॉमन को बेनिस्ट बोलते हैं। तीन रीजन बन गए, दो भुजाएं एक कोण, और वो कोण 90 डिग्री का हो तो नियम लगता है RHS, समकोण त्रिभुज सर्वांग समता नियम। इससे दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। 9th क्लास में सर्वांग सम पढ़ा है हमने, BOP। अब एक कंसेप्ट होता है बाई CPCT। इसका मतलब होता है जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उनकी सारी भुजाएं और सारे कोण आपस में बराबर होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बाई CPCT। तो अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी सारी भुजाएं सारे कोण आपस में बराबर होते हैं। इस वजह से PA और PB बराबर। ये सिद्ध हुआ पूरा 3 नंबर का। तो सबसे पहले डायग्राम बनाना है। आप ही को क्वेश्चन में केवल एक लाइन लिखी हुई आएगी और कुछ नहीं आएगा। सबसे पहले डायग्राम बनाया, उसके बाद में दिया हुआ लिखना है। उसके बाद में क्या सिद्ध करना है? दोनों स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर होती है। APBO आप कुछ भी ले सकते हो। रचना की केंद्रों को बाई बिंदु P से मिलाया, दोनों त्रिभुज लिया, ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? त्रिज्या है, ये 90 डिग्री है, कारण लिख दिया। 90 डिग्री त्रिज्या के साथ स्पर्शरेखा कौन बनाती है। उसके बाद में ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो बाई कौन सा नियम लगा? RHS। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। इसको बोलते हैं CPCT। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। माध्य ज्ञात करना है, लेकिन इसने विधि का नाम दिया है इस बार। माध्य को बोलते हैं अपन x बार पद विचलन विधि से। पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना है। तो देखो इधर, अगर आपको मेथड का नाम दे देते हैं तो उससे करना कंपलसरी है। अगर मेथड नहीं दिया तो फिर आप किसी से भी कर सकते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यहाँ पे लाइन छोड़नी है। FI 7, 10, 15, 8 और 10। या निकालेंगे XI मध्य पद। तो इसको और इसको जोड़ के, दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड करना है। XI निकालते कोई सा भी मेथड हो, ये तो निकालना ही है। XI निकाल लिया। उसके बाद में पद विचलन विधि है, तो पद विचलन विधि में UI निकलता है, और UI निकालने का फॉर्मूला आता है XI माइनस A/H। UI निकालने का फॉर्मूला आता है XI माइनस A/H। H होता है इनका अंतराल। अब A क्या होता है? जो XI है ना, उसमें से बीच की टर्म। तो हमने क्या किया? 2 इसको ड्रॉप कर दिया, 2 इसको ड्रॉप कर दिया, ये बीच वाला ये मान लिया। ऐसे मान कुछ भी सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, लेकिन इसको बीच में मानने से ये बेनिफिट होता है कि इसके ऊपर वाली संख्या माइनस किया जाती है और इसके नीचे वाली संख्या प्लस किया जाती है। तो प्लस माइनस को अलग अलग जोड़ने में प्रॉब्लम नहीं होती है, इस वजह से बाकी आप कोई से मान सकते हैं। तो A मैंने माना 25, जो भी मानो वो यहाँ लिखना है। अब ये रहा XI, ये रहा A और H आपके पास में 10। तो हम कैलकुलेट करते जाते हैं।
एक में दिखा रहा हूँ 5 माइनस 25/10, तो 5 में से 25 गए तो माइनस के 20/10 यानी कितना आया माइनस का 2। 15 में से 25 गए -10, -10 में 10 का भाग दिया माइनस का 1, 25 में से 25 गया 0, 35 में से 25 गया 10, 10 में 10 का भाग दिया 1, 45 में से 25 गए 20, 20 में 10 का भाग दिया 2। तो ये हमने निकाल लिया UI। अगली स्टेप होती है FI/UI, यानी इन दोनों को गुणा करना है। मैंने इसी वजह से इसको इधर लिखा है, क्योंकि अगर आप इधर लिखते हो तो इसको गलती कर देते हैं और FI से मल्टीप्लाई करने के बजाय आप किससे कर देते हैं XI से। तो माइनस के 14, माइनस के 10, 0, 8 और 20। इस वजह से मैंने बीच वाले को माना है कि इससे ऊपर वाली संख्या आपको जोड़ने में दिक्कत नहीं आएगी, माइनस के 24 और ये 28। मैंने क्या कहा आपको हमेशा टोटल किसका करना है FI का टोटल करेंगे। 8 7 15, 15 15 30 40 और 10 50। और इधर यहाँ पे लिखेंगे मिशन FI/XI = FI/UI। अब किसकी वैल्यू ज़्यादा है, प्लस की कितनी ज़्यादा है 4, जो ज़्यादा है वो लिखना है। अब पग विचलन विधि से बोला है तो पग विचलन विधि का फॉर्मूला देखो, इसको पग भी बोलते हैं, पद भी बोल देते हैं, स्टेप डेविएशन बोलते हैं इसको। तो फॉर्मूला होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI मल्टीपल h। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है पग विचलन विधि का। तो x बार बराबर a हमने माना था 25, FI/UI का माना है कितना 4, FI कितना है 50 और h कितना 10। तो x बार बराबर हो गया 25 प्लस 4/5, एलसीएम लिया 5, ये 25 पंजे 125 प्लस 4, तो x बार बराबर आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, तो इसमें डिवाइड कर दीजिए तो 25 पॉइंट कुछ आएगा, देखते हैं। 5 दूनी 10, 2 5 25, अतः माध्य कितना आ गया, x बार बराबर आ गया 25.8। दोबारा देखते हैं एक बार। वर्ग ये दे रखा हमें, XI FI दिया है, UI निकाल लिया हमने। तो XI इन दोनों के बीच की वैल्यू, UI निकालने का फॉर्मूला आपको याद करना है XI माइनस A अपॉन H, फिर निकालना है FI/UI, इन दोनों को गुणा, फिर इसमें से जो जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो आपको यहाँ लिखनी है और इधर हमेशा टोटल होगा। FI का कोई सा भी मेथड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं, इस बार कल्पित विधि इंपॉर्टेंट है। कल्पित विधि से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप एक बार कल्पित विधि को ध्यान से देख लें। ये पद विचलन विधि थी, 3 मेथड बताए थे मैंने, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित और पग विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, वह अनुपात ज्ञात करो, वह अनुपात ज्ञात करो जबकि बिंदु P -3, P बिंदुओं, निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 से। -5, 4 व -2, 3 को अंत विभाजित करता है। 9.2 का क्वेश्चन है, अंत विभाजित करता है, P का मान ज्ञात करो, P का मान ज्ञात करो। देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो विभाजन सूत्र लगाना में इसने, जहां भी आपको क्वेश्चन में विभाजित या विभाजन वर्ड दिख जाए वहां विभाजन फॉर्मूला लगेगा। तो बिंदु है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम एक लाइन बनाएंगे, एक बिंदु A और B, ये -5, 4 और -2, 3, एक बिंदु है यहाँ पे P जिस -3, P। तो यह वह अनुपात, एक तो अनुपात ज्ञात करना है, दूसरा इसने हमसे पूछा है कि P का मान ज्ञात करो। तो इसके अनुपात को मैंने मान लिया कि अनुपात 1 माना, बिंदु P AB को
k अनुपात 1 में विभाजित करता है। अतः विभाजन सूत्र लगाया x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। इन्होंने विभाजन अंत विभाजन बोला है, कुछ भी नहीं बोले तो भी अंत विभाजन लगाना है, जब तक बाय नहीं बोलता विभाजन नहीं लगाना है। तो x का मान इन्होंने दिया है -3। यहाँ पे अपन y का नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास में p का मान नहीं है। एक साथ दो वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते। m1 के x2 माइनस 2 m2 1 x1 माइनस के 5 अपॉन m1 प्लस m2। तो हो गया -3 -2 के -5 अपॉन k प्लस 1। तो -3 के -3 -2 के -5 वज्र गुणा कर दिया। k एक तरफ करना है, संख्या एक तरफ करनी है। तो -3 की एरिया 2 के इधर आया प्लस का, -5 पर 3 उधर गया प्लस का। तो -3 में से 2 के गया तो -k और इधर -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k कितना आ गया 2। अतः वह अनुपात 2:1। अब 2:1 आ गया। इसने हमसे p का मान भी पूछा, p किसकी जगह, y की जगह, तो y वाला फॉर्मूला लगाना है। तो y बराबर m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y ज्ञात करना है। m1 m2 हमारे पास में आ चुका है। m1 कितना 2, y2 3, m2 1, y1 4 अपॉन m1 प्लस m2। तो y बराबर हो गया 6 + 4/3। तो ये हो गया 10/3। यानी y की जगह हमारे पास में क्या था क्वेश्चन में, p। तो ये किसका मान आ गया, ये तो फॉर्मूला हो गया, p पुट के दिया। तो p का मान कितना आ गया 10/3। अतः p बराबर 10/3। तो दो क्वेश्चन पूछे थे इसने, एक तो पूछा था अनुपात और दूसरा पूछा था p का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। पाइथागोरस प्रमेय का है। पाइथागोरस प्रमेय इम्पोर्टेंट है, सारे बच्चे उसको अच्छे से लर्न कर लें। 11वें चैप्टर में से अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो प्रमेय के चांसेस है। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है इस प्रमेय का उपयोग करके। क्वेश्चन है, एक 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर टिकाने से वह भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है। खिड़की तक पहुंचती है। तो आधार से सीढ़ी की निचले सिरे की दूरी ज्ञात करो। निचले सिरे की दूरी ज्ञात करो। देखते हैं, ये एक दीवार है, यहाँ पे एक खिड़की है। तो 10 मीटर एक सीढ़ी है, तो ये सीढ़ी यूं लगाई जाती है, तो इसकी लंबाई कितनी है 10 मीटर। अब ये यहाँ जैसे लगाई जाती है तो दीवार से इसकी जो खिड़की होती है वहाँ तक पहुँचती है वह भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई। तो भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर खिड़की है, तो ये हो गया 8। तो आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करनी है, हमें ज्ञात करना है x। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। तो इसने बोला पाइथागोरस का यूज करके, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। पाइथागोरस सूत्र होता है हमारे पास में, त्रिभुज ABC में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबे स्क्वायर। कर्ण कितना है 10, आधार x जो ज्ञात करना है, लंब हो गया 8, 10 का स्क्वायर 100, एक्स स्क्वायर। ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, इसकी प्रमेय भी आपको याद करनी है। संख्या एक तरफ क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर 100 -
64, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 36, तो x बराबर √36, x कितना आ गया 6 मीटर। अतः आधार से निचले सिरे की दूरी 6 मीटर है। तो इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, तो ध्यान से देखना। इसको आपको, इस पूरे पेपर को आपको एक बार दोबारा रिवीजन करना है और इनको ध्यान से देखना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो इससे ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने रिलेटिव को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे आपको अगला नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।